श्रद्धा के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। परिवार से लड़ झगड़कर जिस आफताब के लिए श्रद्धा ने घर छोड़ दिया था, लिव इन रिलेशनशिप की राह को चुन लिया था, शादी के बिना शादी जैसी जिंदगी को जीने लगी थी, उसी आफताब ने रिश्ते के 4 साल के किस्से का मई 2022 में द एंड कर दिया। मर्डर भी ऐसा कि श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए, 300 लीटर का फ्रिज खरीदा और एक एक करके 35 रातें इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में लगाईं। प्यार, नफरत और हत्या का ये किस्सा जवानी की जिस रवानी के साथ शुरू हुआ था, उसी प्यार की दगाबाजी ने इसका अंत भी कर दिया। आज हम जानेंगे दिल्ली के इस खौफनाक मर्डर केस को और साथ ही समझेंगे देश में बढ़ते लिव इन रिलेशनशिप और डेटिंग ऐप के फलते फूलते कारोबार को भी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी आपसे बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। श्रद्धा वॉकर के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने जो किया, उससे देश के सदमे और गुस्से को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पुलिस को श्रद्धा के शव के कुछ कटे हिस्से भी मिल गए हैं। विश्वासघात और छल की इस दर्दनाक कहानी का खलनायक आफताब है, जो पेशे से एक ट्रेंड शेफ है। जानवरों के मांस को सुरक्षित रखने की अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल उसने श्रद्धा के मांस को सहेजने में किया। आफताब अमीन पूनावाला ने पुलिस को बताया है कि शादी को लेकर हुए झगड़े के बाद उसने श्रद्धा की हत्या की। शरीर को टुकड़ों में काटने का आइडिया उसे एक अमेरिकन टीवी सीरीज डेक्स्टर से आया। अवार्ड विनिंग अमेरिकन ड्रामा क्राइम सीरीज डेक्स्टर में डेक्स्टर एक फॉरेंसिक टेक्नीशियन है। वह मियामी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी करता है और सुबह क्राइम की गुत्थियों को सुलझाता है। वह ऐसे अपराधियों को मारता है जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाता है। सीजन 1 के ज़्यादातर पार्ट में डेक्स्टर की मॉडस ऑपरेंडी ऐसी है कि वह पहले अपराधियों को मारकर उनके शरीर को काटता और फिर कचरे के काले बैग के अंदर टुकड़े टुकड़े करके उन्हें रखता। फिर वह इन बैगों को अपनी गाड़ी पर ले जाकर नाव पर लाद देता। आखिर में वह इन बैग्स को गहरे समंदर में फेंक देता था। आफताब का मामला कोई पहला केस नहीं है। 2014 में एक अमेरिकी लड़के ने भी गर्लफ्रेंड को इसी तरह मारा था। वह भी इसी शो का आदी था। उसे 25 साल की जेल हुई थी। इसी तरह 2011 में नॉर्वे में 28 साल के शमरेज खान ने नॉर्वे पाकिस्तानी महिला फैज अशरफ को मारने के लिए भी इसी सीरीज को देखकर प्रेरणा ली थी। आफताब ने भी शव के कटे हिस्सों को रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा और शव से आने वाली बदबू को दबाने के लिए अगरबत्तियों का इस्तेमाल किया। आधी रात को पॉली बैग में शरीर के अंगों को पैक करके बाहर निकलने वाले आफताब ने प्लान इस तरह तैयार किया कि शरीर का कौन सा हिस्सा जल्द से जल्द सड़ना शुरू हो जाता है और इसी के आधार पर उसने शरीर के हिस्सों को निपटाना शुरू कर दिया। रूह कपा देने वाली इस कहानी में एक किरदार सोशल मीडिया का भी है। एक सोशल मीडिया साइट वह फेसबुक है, जिस पर बेटी की फोटो देखकर पिता खुद को दिलासा देता रहा कि उसकी गोद में खेलकर बड़ी हुई उसकी बिटिया सही सलामत है। और दूसरी सोशल साइट वो डेटिंग ऐप बम्बल है, जिसकी बदौलत वह घड़ी आई जब पिता बेटी को फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था और उसे उसकी हत्या की बात 6 महीने बाद पता चली। श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद जब उसकी लाश फ्रिज में ही रखी थी, तभी आफताब पूनावाला ने इसी डेटिंग ऐप के जरिए एक और महिला से संपर्क किया था, जो पेशे से साइकोलॉजिस्ट थी। आफताब ने इस महिला को घर पर बुलाया था। एक कमरे में फ्रिज रखा था जिसमें श्रद्धा के शरीर के टुकड़े थे, जबकि दूसरे में आफताब पूरी रात इस महिला के साथ था। डेटिंग ऐप का बाजार और लिव इन रिलेशनशिप की हकीकत बीते कुछ सालों में तेजी से परवान चढ़ी है। सलाम नमस्ते, बचना ए हसीनों, फैशन, कॉकटेल और भी कई फिल्मों में सालों पहले लिव इन का ट्रेंड दिखाया गया था। आज भारत के बड़े शहरों में कई युवा शादी से पहले लिव इन में रहना पसंद करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के 80% से ज़्यादा युवा लिव इन रिलेशनशिप को सही मानते हैं, लेकिन आधे फीसदी से भी कम ऐसे हैं जो सही मायने में इस तरह की लाइफ जी रहे हैं।
दूसरी हकीकत ये भी है कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को वैध कर दिया गया है, लेकिन फिर भी भारतीय समाज इसे एक टैबू के रूप में मानता है। कोविड-19 महामारी ने भले ही कई इंडस्ट्रीज को चौपट कर दिया हो, लेकिन डेटिंग एप्स के लिए इसने शानदार दौर की शुरुआत की। स्टैटिस्टा रिसर्च के अनुसार इंडियन डेटिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 2020 में 26 अरब से ज्यादा का था। स्टैटिस्टा के मुताबिक भारत में 3 करोड़ से ज्यादा डेटिंग ऐप यूजर्स हैं और यही आंकड़ा भारत को डेटिंग ऐप का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना देता है। वाया डेटिंग ऐप लिव इन रिलेशनशिप की एक छत तैयार हो रही है। भारत में अभी आधे फीसदी लोग ही लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन हर दिन ही अपराध के कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में ही हो रहे होते हैं। भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के दौर में डेटिंग ऐप यूजर्स की संख्या 112% बढ़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेटिंग ऐप्स का ज्यादातर इस्तेमाल ऐसे लोग करते हैं जो अपने मौजूदा रिश्ते से खुश नहीं होते हैं या जो अपनी शादी के बाहर एक नए रोमांच की तलाश में रहते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी वैधता को भी जान लेते हैं। अडल्ट हो चुके लोगों के बीच सहमति से लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय कानून के तहत अवैध नहीं माना जाता है। 2006 में लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में यह पाया गया था कि अपोजिट सेक्स वाले 2 अडल्ट्स के बीच सहमति से लिव इन संबंध कानून में किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि समाज में इसे अनैतिक जरूर माना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले खुशबू वर्सेस कनाइमल एंड अनदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि लिव इन रिलेशनशिप के विचार को समाज में अनैतिक माना जाता है, लेकिन कानून की नज़र में यह अवैध नहीं है। एक साथ रहने का फैसला जीवन के अधिकार की श्रेणी में आता है और इसीलिए इसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ एक बात और भी जान लेते हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप लंबे वक्त तक कायम रहता है और कपल खुद को पति पत्नी के रूप में समाज के सामने पेश करते हैं तो उन्हें कानूनी रूप से विवाहित होने की मान्यता भी मिल जाती है। 1978 की शुरुआत में बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर कंसोलिडेशन मामले में निष्कर्ष निकला था कि अगर पुरुष और महिला समाज में पति और पत्नी के रूप में रहते हैं तो शादी की आधी सदी के बाद उन्हें वैधता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा किसी चश्मदीद के बयान से ही निर्धारित होगा। एसपीएस बलासु ब्रह्मण्यम वर्सेस सुतयन केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर एक महिला और पुरुष काफ़ी वर्षों तक एक ही छत के नीचे रहते हैं और संबंध बनाते हैं तो एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत इसे विवाह माना जाएगा और इसीलिए उनसे पैदा हुए बच्चे भी वैध माने जाएंगे और पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी वैधता प्राप्त है, लेकिन इस तरह के रिश्ते अपराध की कई किस्तें भी शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संयुक्त परिवारों का दायरा या सामाजिक बंदिशें यहाँ पर नहीं होती हैं। ऐसे ही एक मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। अप्रैल 2022 में इंदौर की हाई कोर्ट बेंच में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों की वजह से लिव इन रिलेशनशिप एक बाय प्रोडक्ट यौन अपराधों को बढ़ावा दे रहा है। लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड इंडियन सोसाइटीज में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की घटनाएं भी बढ़ी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर हुई स्टडीज से पता चलता है कि ऐसे लोग जो अक्सर यात्राएं करते हैं या घर से बाहर रहना पसंद करते हैं वह एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का रुख करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से जुड़ी वेबसाइट ग्लीडन ने भी इससे जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा किया। इस वेबसाइट के भारत में 10 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। इसने भारत में एक सर्वे किया। इस सर्वे को महिलाओं के लिए ही किया गया था। ग्लीडन का दावा है कि 48% भारतीय महिला यूजर्स शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। 78% महिलाएं यूजर्स शिक्षित हैं और 74% अच्छी नौकरियों में हैं। ग्लीडन ने इनसे सवाल पूछा कि आखिर क्यों वे पतियों से बेवफाई कर रही हैं। इस पर जो जवाब मिला वह और भी चौंकाने वाला था। ग्लीडन ने खुलासा किया कि कम से कम 76% महिलाएं अपनी शारीरिक बनावट के मामले में खुद को बेहतर आंकती हैं और अपने पति को कमतर। यही वजह उन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रास्ते पर ले जाती है। ग्लीडन के ही एक सर्वे में ये बात सामने आई थी। सर्वे में हिस्सा लेने वाले कुल पुरुषों में से 43% शादीशुदा जिंदगी के बाहर किसी दूसरी महिला के साथ भी संबंध बना चुके थे। आइए अब चलते हैं कुछ और भी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कई दूसरे ग्लोबल लीडर्स के साथ और कई मुद्दों पर विचार साझा किए।
मोदी ने सालाना G20 शिखर सम्मेलन के सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन संकट की वजह से पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों ने दुनिया में तबाही मचा दी है और वैश्विक सप्लाई चरमरा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया। साथ ही रूसी तेल व गैस खरीद के खिलाफ पश्चिमी देशों के आह्वान के बीच उन्होंने ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी भी प्रतिबंध को बढ़ावा देने का भी विरोध किया। दोस्तों, मसला क्या है में आज का मुद्दा यहीं तक। कल फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।